नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक सफल स्टेनोग्राफर कैसे बने। तो आज हम सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे कमेंट को ऐड किया है, ये उत्तर देने का प्रयास किया है कि आप अपनी गलतियों को कैसे कम करें, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे एक्यूरेसी लाएं। तो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ज़रूर लंबा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, उम्मीद है कि इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगा। और वीडियो देखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम आने वाले हर वीडियो में और बेहतर कर पाएँ, अपने स्टेनो गुरुजी परिवार के स्टूडेंट को और अच्छा मार्गदर्शन दे पाएँ हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी सीखें तो किसी एक प्रणाली को आप निश्चित कर लें कि जिस प्रणाली को अपनाएं उसके अनुसार ही चलें। ठीक है, कभी इस प्रणाली कभी उस प्रणाली के हिसाब से ना चलें। चाहे आप जिस लिपि की सीखें, चाहे आप सिंह प्रणाली सीखें, ऋषि प्रणाली सीखें, मानक सीखें, या और भी बहुत सारी प्रणाली है हिंदी में। इंग्लिश में तो सही है, इंग्लिश में केवल पिटमैन प्रणाली है तो वो सही है, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और हिंदी में बहुत सारी प्रणालियाँ हैं, तो उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि किस प्रणाली में कितना मैटर हमें, कितना साहित्य हमें मिल पाएगा। तो ये चीज़ सीखने से पहले ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि जो भी आउटलाइन या शब्द चिन्ह आप बनाते हैं उनको रटना नहीं है, बिल्कुल उनको रटना नहीं है, उनको समझना है कि किस नियम के तहत ये बना है। ठीक है, और उनको बनाने के स्थान को विशेष ध्यान रखना है, ताकि पढ़ने में और ट्रांसक्राइब करते समय आपको समस्या ना हो। कई बार होता है कि जब हम स्पीड में लिखते हैं तो आउटलाइन इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस होती है तो हम आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन फिलहाल आपको उसका स्थान विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बनाते समय आउटलाइन को रखना नहीं है, किस रूल के हिसाब से बना है। अगर वो रूल आपको पता रहेगा तो आप सभी डिक्टेशन को आराम से पढ़ पाएंगे और उसको ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि प्रतिदिन आपको कम से कम 2 डिक्टेशन लिखना है और उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसे ट्रांसक्राइब यानी लिप्यांतरण जरूर करें। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हिसाब से आप उस अपनी गलतियों को सुधारते चलेंगे। और यहाँ पे गलतियों की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जब लिप्यांतरण को मिलाएं तो साथ में आप अपने शॉर्ट हैंड को भी देखें कि आपने शॉर्ट हैंड में जो लिखा है वही ट्रांसक्राइब किया है, या कुछ शॉर्ट हैंड में कुछ और लिखा है, ट्रांसक्राइब कुछ और किया है। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया है तो यानी आपकी शॉर्ट हैंड गलती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर शॉर्ट हैंड में आपने सही लिखा है और ट्रांसक्राइब में भी सही किया है तो इसका मतलब आपने सुनने में गलत किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें और अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम करते जाएं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हिंदी व्याकरण और ग्रामर का विशेष ध्यान रखें। जिस शब्द में जरा भी संदेह हो, आप अपने गुरुजनों, मित्रों, भाइयों, बहनों, जिनसे भी आपको लगे कि इनको इस बारे में जानकारी है, उनसे आप संपर्क करके उनसे सही राय ले करके उस शब्द को आप सही करते चलें। ठीक है, अगर आप इग्नोर कर देंगे या कि ये शब्द ये भी सही हो सकता है, अगर आपको ज़रा भी डाउट है तो आप बुक से जहाँ से भी आपको मिले उस चीज़ को आप क्लियर कर लें बिल्कुल। ठीक है, तो व्याकरण का भी गलती रखेंगे तो बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी 100% पहुंच जाएगी। यहाँ पे अगला है दोस्तों कि आउटलाइन बनाने या पढ़ने में जहाँ भी आपको संदेह हो वहाँ पे स्वरों और मात्राओं का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ हम सर्वनाम में कर देते हैं। कई बार हम सर्वनाम में गलती कर देते हैं और ये सोचते हैं कि चलो अगली बार हम सही कर लेंगे, लेकिन ऐसा अगली बार भी वही गलती हम करते हैं। तो अगर आपको जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे, जैसे बहुवचन में भी कई बार गलती कर देते हैं, जैसे गाँव गाँव। ठीक है, तो बहुवचन आए तो आप कर लीजिए उसको, महिला महिलाओं, बच्चा बच्चों, बच्चे बालिकाओं। तो इन सब में आप बहुवचन में जो है बहुवचन को आप इंडिकेट करते रहिए, जहाँ बहुवचन बोला जाए उसको आप इंडिकेट कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप मात्रा लगा के कर लीजिए, चाहे ऊपर नीचे लिख के कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, जिससे आपकी गलती और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आउटलाइन बनाने या पढ़ने में जहाँ भी अगर आपको संदेह हो वहाँ पे आप मात्राओं का, स्वरों का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे सर्वनाम में जैसे मेरा, मैंने, मुझको, तो यहाँ भी जैसे उसका, उसके, उसको, तीनों एक ही सर्वनाम से लिखे तो यहाँ भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार सेंटेंस में उसका, उसके दोनों सेट हो जाता है तो आप लोग ट्रांसलेशन में गलती कर देते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शब्दों को बहुत अधिक संक्षिप्त बनाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, ना ही बहुत बड़ा बनाना है और ना ही बहुत छोटा बना दो कि आप पढ़ी खुद ही ना पढ़ पाओ। ठीक है, उतना ही शार्ट करें जितना आप आसानी से लिख सकें और आसानी से पढ़ सकें।
बहुत ज़्यादा छोटा भी लिखने की कोशिश ना करें, ना ही बहुत पूरा पूरा लिख दें। जैसे मलयालम आया तो पूरा मलयालम लिख दें, ठीक है। पुनर्जागरण आया तो पा ना रा जागरण पूरा पूरा लिखने के उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुनर को अगर आप दुगना कर दिए, जा से काट दिए तो जागरण हो गया। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से प्रयोग करके शब्दों को छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आउटलाइन का पूरा बनाएं, ठीक है। आउटलाइन को पूरा बनाएं, और यदि कोई भी आउटलाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बदल लें और कई बारी अभ्यास कर लें, फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कई शब्द आते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी जब भी आता है, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसे शब्द आते हैं। तो ठीक है, ऐसे जब शब्द आए तो पूरा लिखने के बजाय उसको आप संक्षिप्त कर लें, आप उसका कोई कोड बना लें, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य आया तो स्वास्थ्य में हम लोग क्या करते हैं कि प्लस बना लिए, तो अब जहाँ भी स्वास्थ्य आए स्वास्थ्य लिख के प्लस बना के सेवाएं लिख दिए, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई आउटलाइन बनाने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो उस आउटलाइन को भी आप चेंज करके आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये सिंबल हमने इस आउटलाइन के लिए, इस शब्द के लिए बनाया है, तो भी आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सफलता के लिए नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए शब्द चिन्हों और डिक्टेशन का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हम 5 साल से शॉर्ट हैंड सीख रहे, 3 साल से सीख रहे, 2 साल से सीख रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जब वैकेंसी आई तो सीखना शुरू कर दिए, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट दिए, नहीं हुआ छोड़ दिए, प्रैक्टिस छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए, फिर जब अगले साल वैकेंसी आई फिर सीखना शुरू किए। तो ऐसे वो 4 साल तक करते रह जाएंगे, उन्हें 5 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्ट हैंड सीखना शुरू किए तो कंटिन्यू आप लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता है, ठीक है। बेशक आप इंस्टीट्यूट में मत जाइए जहाँ पे आप अपने से ही प्रैक्टिस करते रहिए, अपने से डिक्टेशन लीजिए, क्योंकि आपने बेसिक सीख लिया, स्पीड बना लिया, स्पीड में आपने 100% सफलता हासिल कर ली है। बस आपको अब थोड़ी सी निखार लानी रह गई है, और निखार भी आ गई है तो उसको बरकरार रखना है। तो उसको बरकरार रखने के लिए आप अपने स्वयं से अभ्यास करते रहिए, डेली लिखते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नियमित करना है कि नियमित सफलता के लिए अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि शुरुआत में सीखते समय बहुत तेज़ी से ना भागे, क्योंकि शुरुआत में जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो हमने का खा गा गा और चा वर्ग चावर पावर सीख लिया, हमें लगता है कि हमें तो बस आ गया, हम अगले अभ्यास पे चले जाएं। आ तो गया, वो सबको पता होता है आ तो गया, लेकिन जब तक उस आउटलाइन में क्लियरिटी नहीं आएगी ना, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन बाद में फिर आपकी आउटलाइन सुधर नहीं पाएगी जब आप अक्षरों को मिलाना लिखेंगे, और जब आप स्पीड में लिखेंगे तो फिर आउटलाइन टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए शुरुआत में सीखते समय बहुत तेज़ी से ना बढ़ें, सभी अभ्यास को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी सही आउटलाइन आप बनाएंगे और उतनी ही दृढ़ता से आप उसको पढ़ पाएंगे, और यही दृढ़ता जो है आपको स्किल टेस्ट में काम आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें, और यदि आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारें, उसे इग्नोर ना करें, उसे सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। आपने शॉर्ट हैंड लिखा, आप खुद जांचो, अपना शॉर्ट हैंड भी जांचो, केवल आप ट्रांसक्राइब मत मिलाओ, अपना शॉर्ट हैंड और ट्रांसलेशन दोनों को मिलाओ। ये देखो कि जो हम हिंदी में गलती कर रहे हैं क्या वो शॉर्ट हैंड में भी हमने वही चीज़ लिखा है। अगर आपने वही चीज़ लिखा है तो आपने सुनने में गलती की है, अगर नहीं वही चीज़ लिखा है, शॉर्ट हैंड में कुछ और लिखा है और हिंदी में कुछ और ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो या तो आप उस शब्द चिन्ह को बदलो, और हिंदी में अगर आप हिंदी की त्रुटि हो रही है, हिंदी व्याकरण की त्रुटि हो रही है, तो उसको भी आप सुधारो, ठीक। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रांसक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी चेक करवाओ, उनसे बोलो कि आप हमारी गलतियों को पकड़ो, और फिर अपना शॉर्ट हैंड आप खुद मिलाओ कि जो गलती हमारी हिंदी में हुई है, क्या हमने शॉर्ट हैंड में वो चीज़ लिखा या वही पढ़ पाया जो हमने ट्रांसक्राइब किया। तो ये चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप धीरे धीरे गलतियों को कम कर लोगे, ठीक है। आगे हम स्पीड बढ़ाने की भी बात करेंगे, अभी हम फिलहाल गलतियों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्पीड की भी हम बात करेंगे, बताएंगे कैसे करना है आपको। शॉर्ट हैंड लिखते समय पेन या पेंसिल को बहुत दबाकर नहीं पकड़ना। पहले आते यहाँ बहुत सारा कमेंट आता था कि शॉर्ट हैंड किससे लिखें, पेन या पेंसिल से लिखें। तो मैं दोस्तों बता दूँ कि स्टार्टिंग में जब आप लर्निंग में होते हैं तो आपको पेंसिल से ही अभ्यास करना होता है, क्योंकि उस टाइम हमें मोटे पतले का ध्यान रखना होता है। तो उस टाइम तो पेंसिल ही होता है बेस्ट, पेन से ये नहीं हो सकता। लेकिन जब आप स्पीड में लिखो या स्किल टेस्ट लिखो तो हमारा जहाँ तक मानना है हम तो पेन से ही देते हैं, तो आप भी चाहे तो पेन से दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जहाँ पे 5 मिनट का डिक्टेशन होता है वहाँ पे पेंसिल से तो आराम से दे सकते हैं, लेकिन जब डिक्टेशन 10 मिनट का हो जाता है तो पेंसिल ना मोटी हो जाती है, फिर आपके आउटलाइन में दिक्कत करने लगती है बनाने में, फिर उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। और अगर आपकी
हैबिट पेन से बन जाती है तो फिर आपको वो आउटलाइन पढ़ने की आदत बन जाती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम तो जहाँ तक है पेन से प्रैक्टिस करते हैं, आपको जो बेहतर लगता है कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव रहेगा कि अगर आपको 80+ से स्पीड में देना और 10 मिनट का स्किल टेस्ट देना है तो आप पेन से ही प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और पेन को या पेंसिल को हमेशा दबा कर ना पकड़ें, हमेशा फ्लो मोशन में लिखें। ठीक है, एकदम फ्लो मोशन में चलता जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा के डार्क नहीं करना है, क्योंकि डार्क का और मोटा पतला का ऑप्शन जो है स्टार्टिंग में लर्निंग में होता है, बाद में कुछ नहीं रह जाता हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आउटलाइन या शब्द चिन्ह को लिखते समय हमेशा नियमों, सुचारुता एवं स्थान का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, किस नियम के तहत बना है, किस नियम के तहत हम बनाते हैं, साथ साथ जा पढ़ते हैं, तो अगर उस नियम को हमें ध्यान रखना है। जैसे टर जोड़ते हैं तो हमें उस नियम को ध्यान रखना है कि इस नियम के तहत हम ये शब्द चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, तो और सुचारुता को भी ध्यान रखने की कौन सा हम रूल लगाएं, कौन सा सा लगाएं, कौन सा हा लगाएं कि जो हमारी आउटलाइन है वो बहुत सिंपल तरीके से घूम जाए। ठीक है, तो ये सब अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। और स्थान का भी ध्यान रखें। जैसे स्थान का कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पे जैसे आपका आ और आ का मात्रा आता है तो आ का अगर स्वर आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, और सेकंड प्लेस पे जो है आपका ए और ओ रखेंगे, थर्ड प्लेस पे ई और ओ रखते हैं। ठीक है, जब लाइन काट के बनाते हैं तो उसको थर्ड प्लेस बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड प्लेस जो है वो आपका लाइन पे होता है, लाइन के ऊपर जो है वो फर्स्ट प्लेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि प्रारंभ में ही आउटलाइन का सही एवं सटीक अभ्यास करें, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तभी मंजिल जो है वो खड़ी हो पाएगी। तो तब उच्च गति से जब आप लिखोगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए शुरुआती में जब आप आउटलाइन बनाएं तो आउटलाइन को अच्छे से अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि इस शब्द की आउटलाइन ये होती है, हम इसको यही यूज करेंगे। जब भी वो डिक्टेशन में वो शब्द आए तो आपको वही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिक्टेशन लिखते समय एकदम एकाग्रचित हो कर लिखें। ठीक है, अब आप डिक्टेशन लिख रहे हैं और जैसे आप मान लो इस एग्जाम में बैठे हैं, स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लिख तो रहे हैं डिक्टेशन और सोच रहे हैं कि वहाँ पे कीबोर्ड कैसे मिलेगा, फॉन्ट कौन सा होगा, पता नहीं कैसे कीबोर्ड आ जाए, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना। मतलब जब भी डिक्टेशन आपको लिखना है एकाग्रचित होकर लिखना है। जब अगर आपका मूड शांत ना हो तो डिक्टेशन अभ्यास ना करें। ठीक है, जब आपका मूड शांत हो जाए तो भी आप डिक्टेशन लिखें, और वक्ता की आवाज़ और उच्चारण पर विशेष ध्यान दें कि क्या बोला जा रहा है। कभी कभी आजकल तो ज़्यादातर आपको ऑडियो में मिलता है, तो ऑडियो में जब अगर आप स्पीकर के पास होते हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर साउंड लगा हुआ है या स्पीकर बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ आवाज़ें गूंज के आती हैं, तो की बोला गया ही सुनाई दे दिया गया आपको। ठीक है, यह बोला गया यहाँ सुनाई दे दिया, तो ऐसे बहुत सारे सुनने में भी दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब वक्ता का जो उच्चारण होता है उस पर आपको फोकस करना होता है, एकाग्रचित रहेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि 60 से 70 स्पीड में लिखते हैं, क्योंकि उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो 60 से 70 है तो आपको सीधे 90 की बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप 70 में लिखते हैं तो आप 75 को अपने से ही डिक्टेशन को डिक्टेट करिए और अपने से ही लिखिए। अगर आप अपने से डिक्टेशन को डिक्टेट करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी गलती होगी, जो आपका शब्द ट्रांसक्राइब में जो आपको वर्डों का ज्ञान नहीं होगा, जो शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसका ज्ञान पता चल जाएगा कि ये सब तो हम इस तरह लिख रहे थे, ये गलत हो रहा था। इससे भी आपकी गलतियां कम हो जाएगी और आपको जिस स्पीड में डिक्टेशन चाहिए वो उस स्पीड में आप डिक्टेट कर लेंगे। जब आप खुद डिक्टेट करेंगे तो भी आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, यहाँ एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करें जब तक उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके ना लिख लें। ठीक है, और यदि आप लर्निंग में हैं तो एक अभ्यास को कम से कम 5 से 6 बार जरूर अभ्यास करिए। 5 से 6 बार अभ्यास करेंगे तो उस अभ्यास में जितने आउटलाइन होंगे उस सब पे आपके हाथ सेट हो जाएंगे और बन जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप अभ्यास करें तो आप सिंपल मैटर को लें। ठीक है, सिंपल मैटर को लें, कोई भी मैगजीन लें, उसको कई बार आप अभ्यास करें। फिर आप जैसे आप 50 की लिख रहे हैं, 60 की आप लिख रहे हैं, तो 60 में पहले आप एकदम पूरा ट्रेंड हो जाए, उसके बाद आप 70 की ओर आगे बढ़ें। ठीक है, फिर आप 75 जो आप 60 का है तो 65 और 70 की स्पीड में डिक्टेशन को डिक्टेट करिए। ठीक है, अगर यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने से भी डिक्टेट कर सकते हो, तो किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से उस डिक्टेशन को लिखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको सीधा अगर आप 60 की ही अगर आपकी स्पीड है तो आपको 90 वाली डिक्टेशन नहीं लिखना है, उससे आपकी आउटलाइन बिगड़ जाएगी। ठीक है, फिर आपको आपकी आउटलाइन वहीं ख़राब होती जाएगी, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप जितने स्पीड में आपकी तैयारी है, अगर आप 70 की लिख रहे हैं तो 70 से 75 की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 75 पे जब आपका हो जाए 10-15 दिन 75 की प्रैक्टिस करिए, फिर आप
80 की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 80 में जब आप पहुंच जाएं तो 80 में कम से कम आप एकदम जब तक पूरा तरीके से कंठस्थ ना हो जाए, कठिन मैटर, सरल मैटर, अनसीन मैटर हर टाइप के लिख लें 15-20 दिन तक। ठीक है, जब आपकी एक्यूरेसी 100% तो नहीं कहूँगा, 90% आ जाए, यानी कि 5-7 गलतियाँ या 10 गलतियाँ होने लगे, तब आप जो है 80 से 85 और 90 के बीच में बढ़ें। ठीक है, यही काम आपको आगे 100 और 120 और 140 में भी करना है। 100 तक जो दोस्तों आपके आउटलाइन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि 100 और 80 की आउटलाइन एक ही होती है, 120 से और उसके ऊपर की आउटलाइन, तो 120 और उसके ऊपर की आउटलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादातर वाक्यांशों का प्रयोग करना होता है, तभी आप लिख पाएंगे। अगर आप एक एक शब्द का आउटलाइन बनाएंगे तो 140 की स्पीड, 120 की स्पीड पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब पुस्तक में दिए हुए सभी नियम और अभ्यास पूरा हो जाएं, फिर पत्रिका या मैगजीन से अभ्यास शुरू करें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बस 10 लेसन पढ़ लिए, मात्रा शॉर्ट सीख लिए, अब वो मैगजीन उठा के उससे स्टार्टिंग कर दिए, वो सभी मतलब जितने भी वर्ड दिए गए सबको फुल में बना रहे हैं, मात्रा लगा रहे हैं। तो ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सभी रूल्स समझ जाएं, फिर आप कोई भी मैगजीन उठाइए, देखिए आप 50 से 60 स्पीड में अपने आप लिखेंगे, क्योंकि आपको रूल पता होगा, सारे नियम पता होंगे, किस शब्दों को कितना छोटा करना है, किस रूल के हिसाब से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, किस रूल के हिसाब से बहुत संक्षिप्त कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको जब पता होगा तो आप आराम से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सीखते समय आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम मैगजीन से ही लिखना शुरू कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि एक ही तरह के 2 शब्द चिन्हों में अंतर रखें, जिससे पढ़ने में समस्या ना हो। शॉर्ट हैंड लिखते समय कापी को 2 भागों में बांट लें, और जिससे लिखते समय आपके हाथ बार बार उठाना ना पड़े। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि कई बार होता है कि एक ही शब्द चिन्ह के, जैसे वास्तव अथवा, ठीक है, वास्तव अथवा दोनों एक ही शब्द चिन्ह से बनते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे भी एक शब्द चिन्ह से जितने वर्ड बनते हैं, वहाँ पे आपको सबको डिफरेंट कर लेना है। कुछ भी लगा के आप, चाहे मात्रा लगा के, चाहे ऊपर नीचे करके, या अलग से उसमें वाह जोड़ के, या कुछ भी जोड़ के, ठीक, चाहे वो सर्वनाम हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये कर लेंगे तो 100% एक्यूरेसी आप आ जाएगी। यानी अगर आप 80 की स्पीड लिखोगे तब भी उसमें 5-7 से ज़्यादा गलती नहीं होगी 10 मिनट के डिक्टेशन में। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 60 हैंड की कॉपी में 2 पार्ट इसलिए डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि अगर हम कॉपी को पूरे पार्ट में लिखेंगे तो हमको हाथ खिसकाना पड़ता है। तो खिसकाने में भले हमारा माइनर सेकंड जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है ना, तो उस सेकंड को भी बचाने के लिए, सेकंडों को भी बचाने के लिए हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो हमें केवल हाथ अपना नीचे ही लाना होता है, बगल में नहीं ले जाना होता, क्योंकि उतना हमारा पेन का फ्लो रहता है कि हम उतना स्पेस एरिया कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी कुछ बाकी है तो मैं बता देता हूँ। और दोस्तों जो लोग रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने शब्द चिन्ह अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 140 160 की स्पीड में उन्हें लिखना है, तो इसलिए अगर वो अपने शब्द चिन्ह जनरेट करेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए आसानी होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वाक्यांशों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और आप लोग जो है स्पीड के पीछे ज़्यादा ना भागें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आप 80 लिख रहे हैं और आप सोचें कि हम 10 दिन में 100 लिखें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप मन से लगे हुए हैं तो स्पीड आपकी ज़रूर इंक्रीज होगी और ज़रूर सिलेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने में यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 की लिखते हैं, 100 से 120 पहुँचने में आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे। ठीक है, 2 महीने भी लग जाते हैं, किसी किसी को 3 महीने लग जाते हैं, और 160 की स्पीड पहुँचने में तो सालों लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ना सभी वाक्यांशों पे इतनी पकड़ अच्छी बनानी होती है। तो कम से कम अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी 100 की स्पीड 80 और 80 वाली जो शॉर्ट हैंड की आउटलाइन है वही आउटलाइन आपको काम करेगी। बस वहाँ पे हाथ का फ्लो जो है वो अगर आपका चलने लगेगा और हाथ उस मूवमेंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। क्योंकि जैसे ही डिक्टेटर आवाज़ उसको बोलता है, वॉइस दिमाग में जाता है, दिमाग उसको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करता है, फिर हाथ के माध्यम से वो आपको लिखना होता है। तो ये इतनी सारी प्रक्रिया होने में हाथ को सेट होना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ती हैं। तो इन सबको जब हैबिट बन जाती है तो हाँ, जैसे ही वो दिमाग भी अपना काम तेज़ी से करने लगता है, हाँ, और हाथ भी अपना काम तेज़ी करने लगता है। ये सब अभ्यास से ही होता है। ठीक है, बिना अभ्यास के नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अभ्यास नियमित करना पड़ेगा। ऐसा कोई रामबाण दवा नहीं है कि बस आप आज घोर के पिए और कल जो है आपकी 100 की स्पीड बन जाएगी। तो अगर आपकी 70 की स्पीड है तो आप प्रैक्टिस करो। और जो हाल लोग हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे बेशक 70 का बोला जाएगा, लेकिन उन्हें जो है 90 की तैयारी करके जाना है, ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और एसएससी स्टेनोग्राफर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर में दोस्तों 10 मिनट का डिक्टेशन होता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों की बहुत दिनों से
कमेंट आ रहे थे, इसलिए हम वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए इतना लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल देखिए, जो एसएससी की तैयारी करें वहाँ पे 10 मिनट का डिस्कशन होता है। एक तो 80 शब्द प्रति मिनट से होता है, दूसरा 100 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 80 वाला है तो आपको 100 की तैयारी करना है, और अगर आप 100 वाली टेस्ट दे रहे हैं ग्रेड सी की तो आपको 120 की तैयारी करना है। ठीक है, अगर आपकी 120 की तैयारी रहेंगे तो आप एक एक चीज़ इंडिकेट कर पाएंगे, कहाँ बहुवचन आया, कहाँ मात्रा लगाना है, कहाँ को लगाना, चाहे जितना भी कठिन मैटर बोला जाए आप 100 में आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, जब आप 100 की लिखने लगे तो 100, जैसे आप 80 से 100 में पहुँचे तो 100 में कम से कम 1 महीना तक प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा 120 में कूद जाए, 100 में कम से कम 1 महीना तक प्रैक्टिस करिए, हार्ड से हार्ड मैटर को लिखिए। ठीक है, तब आपकी जब गलतियाँ कम होने लगी फिर आप अगले अगले चरण में बढ़ते जाइए। यानी 5-5 शब्द करके आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, एकाएक बढ़ाएंगे तो आपकी आउटलाइन भी ख़राब हो जाएगी और गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो बस यही थी दोस्तों जो हमारे द्वारा कुछ टिप्स दिया गया है। अगर उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और जो आपके साथ शॉर्ट हैंड सीखने वाले दोस्त हैं उनको भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अपना बहुमूल्य कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी या बुरी लगी, और हमें क्या सजेशन करना चाहिए, अपने भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम आने वाले स्किल टेस्ट या वीडियो में और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, और स्टूडेंट को हम मार्गदर्शन कर पाएँ स्टूडेंट का, ताकि वो भी अपना जॉब हासिल कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।